गए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। हमारा यहाँ होने का मकसद क्या है? कल इलेक्शन थोड़ी ना है और हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है। मकसद हमारा ये है कि हम लोग एक प्रोग्राम बहुत पहले किए थे और उसमें एक बात हुई थी कि सोसाइटी को हमेशा जाग कर रहना बहुत ज़रूरी है और वो काम हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए हमें कोई पॉलिटिकल बैनर की ज़रूरत नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी, वो अवेयरनेस हर एक फील्ड में होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, एजुकेशन हो या फिर सामाजिक कोई और कार्य हो। बहुत से स्पीकर ये भी बता कर गए हैं, मैं सिर्फ रफ अप उन्हीं पॉइंट को करूँगा, उसके बाद तो नोटिस संभालेगी कि हो क्या रहा है हमारे बीच और हम देख क्या रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि हम वही देख रहे जो हमें दिखाना चाहते हैं? अक्सर यही हो रहा है कि हम वही देख रहे हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। उसको कैसे समझे हम लोग? ऐसा क्या होना चाहिए जो हम समझे? एजुकेशन, इल्म होना जरूरी है। अब कोई स्कूल छोड़ चुका है, बचपन में पढ़ाई नहीं की, इसका मतलब नहीं कि एजुकेशन में कोई टाइम लिमिट तो है ही नहीं, आप किसी उम्र से भी सीख सकते हैं। और फिर सिर्फ किताबी की पढ़ाई ही एजुकेशन नहीं होती है, सोसाइटी पढ़ाई भी एजुकेशन नहीं होती है, जो हम लोग लैक कर देते हैं। मयंक ने कहा कि हमारी सोसाइटी को एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन की ज़रूरत है मतलब वही ही रास्ता है। हम कैसे उसको देखेंगे? हम क्या डिमांड करेंगे अपने पॉलिटिकल लीडर से? अगर कोई 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज आकर कैंपेन करेंगे इलेक्शन के दौरान, हम क्या डिमांड उनसे करेंगे? हम उनसे यही डिमांड करेंगे तब जब हमारे अंदर वो सलाहियत होगी, हम एनालाइज करके बैठ जाएंगे कि ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। और जब तक हम लोग इसको नहीं देखेंगे तो हम लोग हमेशा की तरह भेड़ बकरी की तरह दौड़ाए जाएंगे जो होता आया है। बस मैं यही बेच रहे हैं, तो ज्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए मैं जो सुन रहे थे ये लोग, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार इसलिए है कि हमारी लड़ाई में इस तरीके से साथ दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूरी टीम, सलीम भाई, मोहम्मद इकराम, एहसान वासी, शाहरुख नवाज। मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज आ जाएं। सलीम भाई, इकराम, एहसान वासी, शाहरुख नवाज, शहनाज आलम, राजू भाई, एजाज भाई, आसिफ भाई, राज भाई, यहिया भाई और जो भी है जिन्होंने योगदान दिया है। यहाँ पे शाहरुख और आज अच्छा, हम हमारी स्थिति है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। ये माइक के भी ये मुफ्त में लगाते हैं ये माइक, तो ये ऐसी टीम के लिए तालियां कि जो हमारी मदद कर रही है। बिल्कुल पहली बार जब प्रोग्राम हुई तो ये मुझे आकर मुझे काट दे रहे हैं, मुझे लगा कि पैसे लगेंगे भाई, इतने दूर से आ जाती हूँ, तेज हो जाता, माइक के पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? तो ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग हैं तो हमें प्रोत्साहन और उम्मीद और होप मिलता है। बोलते ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो एहसान, शाहरुख और भाई आपका नाम? बिरसा मुंडा जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? किसी को पता है बिरसा मुंडा के बारे में? वो अपने मुंडा कम्युनिटी के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया और ऐसे ही उनको हीरो नहीं बोला जाता है। तो अमित शाह जी, जिसको पॉलिटिकल चाणक्य बोला जाता है, वो बंगाल में आकर फेल हो गए। चारों तरफ से तो मार खा ही रहे, बंगाल में तो डबल मार खा लिया। कल उन्होंने एक ऐसा रायता फैलाया कि बिरसा मुंडा जी को जानते ही नहीं है और उन्हीं को संबोधित करने चले गए और ऐसा हुआ कि मुंह के बल गिरे वो। इसकी वजह ये है डर। जो हम लोग आज कैंपेन चला रहे हैं, दीवार तोड़ेंगे और भारत जोड़ेंगे, वो ये है डर। बंगाल के लोगों का वो है डर। उन्होंने होमवर्क नहीं किया और उतर गए मैदान में और ऐसा हुआ कि उनको मुंह की बल खानी पड़ी और जिस समाज को लेकर वो संबोधित कर रहे थे वही समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। ये कल की बात है और फिर परसों की बात है। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी इसको कवर अप करने की कोशिश की तो एक फ्रेम लाया बिरसा मुंडा जी का, फोटो फ्रेम लाकर फिर उसमें फूल की माला चढ़ाई। वैसे तो दूसरी मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ा चुके थे। वजह ये है बिरसा मुंडा के बारे में जो इन्होंने बोला, सबसे शर्मनाक बात है ये। बिल्कुल उन्होंने जैसा बताया कि वो फ्रीडम फाइटर थे। अब आप बताइए कि आपने अपने घर के लिए कुछ किया, आपने अपने घर के लिए कुछ किया, आपको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी गई और कोई अनजान व्यक्ति को फूल की माला चढ़ा दी गई। क्या आपको अच्छा लगेगा?
वाले थे। मैं आपको बता दूं कि हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट कैसे करते थे। हम लोग खुद को तैयार करते थे, ये 2 मिनट के लिए बोलते थे, फिर मैं 2 मिनट के लिए बोलती थी, फिर ये 2 मिनट के लिए बोलते थे, फिर मैं 2 मिनट के लिए बोलती थी। मैं कहीं कुछ गलत बोलती थी तो ये सही करते थे, मैं कहीं कुछ गलत बोलती, ये कहीं कुछ गलत बोलते तो मैं सही करती थी। और आप यकीन जानिए, एक वीडियो को कम से कम 10-10 हजार लोगों ने ऑल ओवर इंडिया देखा है। तो हमें जोश वहीं से मिला। तो ये तो कह रहे थे ना कि ये दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये माइनॉरिटी के खिलाफ है, ये दलित के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है। सीधा सा जवाब यही तो वाहिद भाई देकर हमेशा जाते हैं कि ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के खिलाफ है, चाहे वो दलित हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ये हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। इस तरह से किसी ने नहीं किया आज तक, इस तरीके से भारत को नहीं बेचा, इस तरीके से नौजवान बेरोजगार नहीं हुए, इस तरीके से साइंस और एजुकेशन की धज्जियां नहीं उड़ाई गई, इस तरह से लोगों को अपनी पहचान बचाने के लिए रास्ते पर नहीं आना पड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ जो हो रहा है। मैं अपना फ्लोइंग स्पीच नहीं देती हूँ, हो जाता है जब बाकी हूँ, बेवकूफ बना रहे हैं। 2014 से इस देश को बेच रहे हैं। अडानी ग्रुप का नाम तो सुना ही आप लोगों ने। अभी साउथ का एयरपोर्ट तो चला गया, पहले हमारा हिंदुस्तान का एक लोगो लगा हुआ रहता था, अब वो लोगो हट के अडानी ग्रुप का बैनर लग गया है। तो ये से शर्म की बात हम समझे या फिर क्या समझे, ये आम जनता को फैसला लेना है कि अब और क्या बचा। बस हमारे बदन में जो ऑर्गन है, किडनी, लीवर, यही बचा है बिकने को। ऑलमोस्ट सब बिक चुका है। अब आप ही फैसला करें कि आप अपना आंख, किडनी बेचेंगे तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते रहिए इनके साथ। बोलकर गए कि एयरपोर्ट बेच दिया, ये बेच दिया, बैंक्स बेच दिए, किडनी और लंग्स बेचना बाकी रह गया है ना, ये नाम बोलकर गए हैं। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं उसी बात से कनेक्ट करूंगी, जब तक एक भी इंसान ऐसा जिंदा है जिसकी जमीन खरीदी नहीं जा सकती, ये किडनी खरीद ले, ये लिवर खरीद ले, ये कभी कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपका जमीन जिंदा है, जब तक आपका जमीन बिकार नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आपका जमीन बिकार है? नहीं खरीद सकते। उनको मालूम है, उनके पास पैसे है, पावर है, सब कुछ है, उनके पास बड़े बड़े ग्रुप्स है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया उनकी है, सब कुछ उनका है। लेकिन हम उनके साथ नहीं है, ये उनकी हार है, ये उनकी हार है, क्योंकि हम उनके साथ नहीं है और हम उनके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जमीर जिंदा है। और हम जो यहाँ आए हैं, हम आपके सोए हुए जमीर को जगाने ही आए हैं। तो हम किस हद तक कामयाब होते हैं ये आप बताएंगे कि अगले 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कोई और ऐसा इन्फ्लुएंस होके, इंस्पायर होके आता है और बोलता है कि भाई के बाद की 21 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि कोरोना आया है तो आप ये ना भूलें कि हम सीए की लड़ाई भूल गए हैं, हम लड़ाई जारी रखें। तो ये उससे पहले हमारे साथ बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि सीए की लड़ाई तो खत्म हो गई है, सीए खत्म हो गया है, कोरोना आ गया। लेकिन 21 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री ने बता दिया कि हम भूले नहीं हैं। तो ये एक हमारे लिए पहला स्टेप था कि यस, हम लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरा, सिलीगुड़ी में जेपी नड्डा जी ने कोरोना को बहाना बनाया, उनकी गलतफहमी थी। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जेपी नड्डा जी ने सिलीगुड़ी में आकर कहा कि कोरोना की वजह से उन्होंने सीए को इम्प्लीमेंट, एनआरसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। एक्चुअली वाहिद भाई ने सही कहा था कि उनके पास कुछ बचे ही नहीं है। अब उन्होंने कोरोना को ही अपना जो बोलते हैं ना कर्मदाता, उन्होंने कोरोना को कर्मदाता मान के ही अपना एक्सक्यूज, अपना बहाना बना लिया। वो शायद ये भूल गए कि कोरोना में उन्होंने एनआरसी को नहीं लागू किया, लेकिन कोरोना में तो हम लोगों ने अपनी लड़ाई बंद नहीं की, अपनी लड़ाई जारी रखी। ये है फर्क सच और झूठ की लड़ाई में। आपको झूठ का सहारा लेना पड़ा और हम सच की लड़ाई में लड़ते गए और इतनी आगे इसकी जवाब आप लोग बैठे हैं। ये है वो जवाब कि आज लोग सुन तो रहे हैं। आप सबसे विनती है, इस लड़ाई को जारी रखें। किसी भी कौम को अगर बर्बाद करना है, अगर उसमें घुन लगा देना है, तो पहला टारगेट क्या होगा? 2 टारगेट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताकर जा रही हूं, आप याद रखेंगे, आप खुद सोचेंगे इसको कि किसी आवाम को, किसी कौम को अगर घुन लगा देना होता है तो सबसे पहला टारगेट होता है कि सबसे पहले मीडिया को खरीदो और एजुकेशन को कैप्चर करो। एजुकेशन को
करते, फिजिक्स की बात नहीं करते, और ये बताते हैं कि ये करने से कोरोना ठीक हो जाएगा। आप बिहार में वैक्सीन देने की बात करते हैं। अरे प्रत्येक इंसान को अगर आप एक सैनिटाइजर दे दें तो मैं मान जाऊंगी आपको। आप वैक्सीन देने की बात करते हैं। इतने झूठे वादे तो किसी ने नहीं किए, लेकिन आवाम समझ रही है। आवाम बेवकूफ नहीं है। आवाम बेवकूफ है कि मैं हाथ मिलाना चाहूंगी, आपकी तवज्जो चाहूंगी, है या नहीं है बताइए। पीछे से आवाज चाहूंगी मैं, आवाम बेवकूफ है? बिल्कुल नहीं है। अगर आवाम बेवकूफ होती तो आज यहाँ पे खड़ी नहीं होती। तो मैं मीडिया की बात करती हूँ। लास्ट में ये सबसे ज्यादा दलित महिलाओं के ऊपर अटैक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब आवाज उठाते हैं ना, उनको हिम्मत मिलती है। हमारे कंधे पे बंदूक तो रखा गया, लेकिन हम लोग तो डरे नहीं ना, हम लोग आवाज उठा रहे। लेकिन उनकी हिम्मत ऐसी नहीं है कि वो घुस जाए। वो दलित के महिलाओं पे अटैक इसलिए करते हैं कि ताकि दलित आवाज ना उठाए। अगर दलित भी हमारे साथ मिलकर आवाज उठा लेगा तो वो सरकार की कुर्सी को 4-5 टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और ये दलित विरोधी है, माइनॉरिटी विरोधी है, लेकिन एक्चुअल विरोधी वो दलित ही है। हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारे कांधे पे बंदूक रख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये वो ह्यूमैनिटी है कि हम खामोश तब भी नहीं बैठेंगे। आप कुछ भी कर ले, अगर किसी मासूम की जान जाएगी तो हम आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। सीए की लड़ाई हम जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक ये लड़ाई, जब तक ये कानून नेस्तनाबूद ना हो जाए। सवाल मिसाल वहां पे शुरू किया था कि नौशीन बाबा खान ऑल द वे, बार बार वाइस भाई ने कहा कि किसी ने पूछा नहीं कि आप कहां से आए हैं। बैरकपुर नाम तो सुना ही है सबने। बैरकपुर एक बीजेपी शासक एरिया है, वहां से ये आती है बंदी। ये बंदी पाक सर्कस में भी आई है और वहां से आंदोलन करती थी। सिर्फ ये मिसाल देने की वजह यह है कि जब ये ऑल द वे 25-30 किलोमीटर चलकर वहां से आ सकती है इस लड़ाई को जारी रखने के लिए, तो क्या हम घर बैठकर ये लड़ाई जारी नहीं रख सकते हैं? हमने सिर्फ मिसाल इसलिए दिया है कि महिलाओं ने इस लड़ाई को बहुत आगे लेके गए हैं। हम लोग तो पीछे से सपोर्ट किया है। आने वाले दिनों में हम सबसे उम्मीद है, आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम रखें अवेयरनेस के, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ नॉलेज हमारे पास आएगी, कुछ नॉलेज हम आपसे लेंगे, कुछ आपको देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।